हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, आपको बहुत अच्छे से पता है। हमें ये महाद्वीप बहुत अच्छे से पढ़ना है जी। अंटार्कटिका महाद्वीप करना है तो इसे हम फटाफट से कवर करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप और घास के मैदान ये आज का कवर करेंगे, फिर सौरमंडल वाला चैप्टर आपका कवर होगा। बस आप तो इस हफ्ते ही क्लास खत्म हो जाएगी, अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाने के लिए। ऐसे सारे टॉपिक हो गए हैं मोस्टली आप ध्यान रख सकते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप ये क्या है? पांचवा बड़ा महाद्वीप है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये आप क्या बोलोगे मैम? ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसे निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो मानव नहीं पाए जाते, मानवीय निवास कम है, यहाँ पे स्थायी निवास कम है। निर्जन महाद्वीप क्योंकि बर्फ से ढके रहने के कारण स्थायी निवास का अभाव। निर्जन महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्फ से ढके रहने के कारण स्थायी निवास का अभाव। इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट, लेक ऑफ रेसिडेंस। इसे क्या कहते हैं? इसे श्वेत महाद्वीप, क्योंकि चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ, तो इसलिए क्या दिखने में लगता है? श्वेत। बिल्कुल हमें वाइट वाइट सा लगता है, दिखने में वाइट वाइट सा लगता है, इसलिए ये क्या है? श्वेत महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप मतलब अंटार्कटिका है, बहुत सारे अनुसंधान होते रहते हैं, इसलिए ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। और ये इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई है? यहाँ पे देखेंगे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है विंसन मैसिफ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? विंसन मैसिफ है। और पोलमर प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? पोलमर प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे ये मैम अंटार्कटिका में मिलेगा। पोलमर। मैम एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगी? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ही चल रही है भैया। पॉलमर प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? तो पॉलमर प्रायद्वीप आपको मिलेगा अंटार्कटिका में। पॉलमर प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? अंटार्कटिका में मिलेगा। पॉलमर प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका में मिलेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान। ओके। तो यहाँ पे देखेंगे पॉलमर प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे अंटार्कटिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका में मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वीन ऑफ मोड श्रेणी। अब क्या है? क्वीन ऑफ मोड श्रेणी क्या करती है? अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है। द क्वीन ऑफ मोड रेंज डिवाइडेड अंटार्कटिका इनटू टू पार्ट्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करने वाली जो है पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, कौन सी है? बताइए। तो क्वीन ऑफ मोड श्रेणी जो है वो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है। क्वीन ऑफ मोड श्रेणी, नाम याद कर लो क्या है? क्वीन ऑफ मोड श्रेणी। क्वीन ऑफ मोड श्रेणी अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है। द क्वीन ऑफ मोड रेंज डिवाइडेड अंटार्कटिका इनटू टू पार्ट्स। माउंट अरेबुस शिखर। माउंट अरेबुस शिखर क्या है? ये अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। माउंट, जैसे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बेरन है ना। और भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी पता होना चाहिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो और डोरेंट डोरमेंट वोल्केनो कौन सा है? पता है या भूल गए?
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो क्या है आपका? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट अरेबुस शिखर अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। रॉस सागर और वेडेल सागर आपको कहाँ मिलेंगे ये बताइए? रॉस सागर और वेडेल सागर आपको कहाँ मिलेंगे? अंटार्कटिका में मिलेंगे। रॉस सागर और वेडेल सागर आपको कहाँ मिलेंगे? अंटार्कटिका में ही मिलेंगे। रॉस सागर और वेडेल सागर आपको कहाँ मिलेंगे? तो आप क्या बोलोगे? अंटार्कटिका में मिलेंगे। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये तीनों अंटार्कटिका में ही स्थित हैं। ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? ये तीनों अंटार्कटिका में ही स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के 3 अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में है, तो दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। बस अब आपका सिलेबस हो गया है। अब तो बस 4-5 दिन की क्लासेस हो रहे हैं, बस अब तो खत्म। अब आरुषि मैम से टाटा बाय बाय। ओके, इसलिए ध्यान से पढ़ लो, अभी ज्यादा क्लास नहीं बची है आपकी, 4-5 दिन की है। क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी ये हो गया। क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है। जो माउंट अरेबुस शिखर है वो अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। नहीं नहीं कपिल कुमार, मानव नहीं रहते हैं। रॉस सागर और वेटेल सागर आपको कहाँ मिलेंगे? अंटार्कटिका में। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र, तो भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों अंटार्कटिका में ही स्थित है। ये तीनों अंटार्कटिका में ही स्थित है। अब न्यू टॉपिक, अंटार्कटिका खत्म। न्यू टॉपिक आ गया है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। न्यू टॉपिक, देखो घास के मैदानों को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? कोई आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे? घास के मैदानों को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा, जैसे ये आप देख सकते हो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की ट्रिक क्या लिख रखी है मैंने, इधर देखो, पासे सकेला लिखी हुई है, पासे सकेला, देखो पास से सकेला लिखी हुई है ना। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की ट्रिक क्या लिखी हुई है? वो लिखी हुई है प्रेप वेडास, लिखी हुई दोनों ट्रिक देखो अपने आप दोनों ट्रिक देखो, प्रेप वेडास। अब ये ट्रिक लिखी है पासे सकेला प्रेप वेडास। अब लानोस घास के मैदान आपको किस टाइप के हैं? उष्ण है या शीतोष्ण, ये बता दीजिए। लानोस घास के मैदान आपको उष्ण है या शीतोष्ण, ये बता दीजिए। तो लानोस घास के मैदान, लानोस घास के मैदान कैसे हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? उष्ण, क्योंकि ये भी एग्जामिनर पूछेगा। अभय प्रताप जी, हाँ हाँ, बुक से मैच कर लेना, पता चल जाएगा। जी, लानोस घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण। कैंपोस घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण। सवाना घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण है। सेल्वास घास के मैदान उष्ण है। पार्कलैंड घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण है। प्रेप वेडास, ये ट्रिक है। प्रेरी घास के मैदान कैसे है? तो शीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण। बेल्ट घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण। डाउन्स घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण। और स्टेपी घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ जैसे पार्कलैंड घास के मैदान, ये बताइए पार्कलैंड घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो आप क्या बोलोगे? अफ्रीका में मिलेंगे। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? बोलो, पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। और सेल्वास घास के मैदान, तो आप बोलोगे अमेजन बेसिन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में मिलेंगे। सेल्वास वन, सेल्वास क्या है? सेल्वास वन है। सेल्वास वन आपको कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में। सवाना घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? सवाना घास के मैदान अफ्रीका में मिलेंगे। सवाना घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। कैंपोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे?
कैंपोस घास के मैदान ब्राजील में मिलेंगे। कैंपोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो ब्राजील में। और लानोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में मिलेंगे। लानोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? लानोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में मिलेंगे। लानोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में। और प्रेरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? प्रेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है कि पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलेंगे। वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ये आपको जगहों के नाम तो अपने आप याद करने हैं। वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। इनको तो आप जानते होंगे ना। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? यूरेशिया में मिलेंगे। स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? यूरेशिया में मिलेंगे। स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में मिलेंगे। तो ये पार्कलैंड घास के मैदान अफ्रीका में, सेल्वास वन अमेजन बेसिन में, सवाना अफ्रीका में, कैंपोस ब्राजील में, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में, प्रेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना उरुग्वे में, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? यूरेशिया में मिलेंगे। ओके। मैम ग्रासलैंड मॉक में आया था। अच्छा, अच्छी बात है। ये हो गया ना सारे घास के मैदान। तो बस इतने ही हैं। मतलब घास के मैदानों को ना दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद पुस्तास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? बताओ। पुस्तास घास के मैदान तो क्या लिखा हुआ है? हंगरी देश में मिलेंगे। पुस्तास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? हंगरी देश में मिलेंगे। पुस्तास घास के मैदान हंगरी देश में। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में मिलेंगे। और मंचूरिया घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? चीन व मंगोलिया में। चीन व मंगोलिया में। ये टॉपिक भी कंप्लीट। ये टॉपिक कंप्लीट। सौर मंडल नदी के आसपास का क्षेत्र बेसिन। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये बताओ सब। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये बताओ। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्जुन। वो अभी अक्षांश और देशांतर का एक अलग से टॉपिक है, वो आगे करवाऊंगी मैं। अब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को क्या कहते हैं? के शामिल रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ह्यूज गैलेक्सीज इट इज कॉल्ड द यूनिवर्स। तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की सिंपल सी डेफिनेशन कि उसमें सूक्ष्म अणु से लेकर क्या है? विशाल काय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ब्रिजेश रिकॉर्डेड नहीं है भाई, मैं नाम पढ़ रही हूँ। रजत। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में घास के मैदान सोनमर्ग गुलमर्ग तानमर्ग होते हैं ना, उसी तरीके से अदर अलग अलग देशों में अलग अलग घास के मैदानों के नाम भी है। ये ध्यान रखना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये बिग बैंग सिद्धांत किस से प्रचलित है? बताओ। भारत की ग्रासलैंड नहीं है क्या सौम्य? भारत की ग्रासलैंड ना मैं हिमालय वाले टॉपिक में करा चुकी हूँ, अगर आपको याद आए तो। जैसे जम्मू कश्मीर के लिखवाए थे गुलमर्ग सोनमर्ग और तानमर्ग,
बड़े भूल जाते हो। और हिमाचल प्रदेश के घास के मैदान प्यार लिखवाए थे। उत्तराखंड में घास के मैदान क्या लिखवाए थे? बुग्याल। याद करा करो। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे? बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से प्रचलित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये आप बोलोगे जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर। सब भूल जाया करो। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने का, है ना। मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है और मुझसे सौम्या कह रही है मैम आपने आपने ये नहीं पढ़ाया। अरे मैंने सारे भारत के घास के मैदान भी पढ़ा दिए। मैं तो आपको ये भी बता सकती हूँ हिमालय वाले टॉपिक में पढ़ाए हैं। चलो आगे चलो। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। आकाश गंगा की डेफिनेशन याद करनी है आप सबको। आकाश गंगा, अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा। किसमें आकाश गंगा की डेफिनेशन? किसके? अरबों। अरबों क्या होंगे? तारे। तो अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में कितनी अरब आकाश गंगा हैं? ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। और अब हमारी आकाश गंगा के बारे में तो एग्जामिनर पूछ भी सकता है। जैसे हमारी आकाश गंगा का जो शेप है वो कैसा है? हमारी आकाश गंगा का जो शेप है वो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। और इसका नाम, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। सबसे पहले किसने देखा था हमारी आकाशगंगा को? सबसे पहले किसने देखा था हमारी आकाशगंगा को? गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा? तो आप क्या बोलोगे? गैलीलियो ने देखा। फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो। अच्छा, सौर मंडल की डेफिनेशन आप मुझे बता सकते हैं क्या है? सौर मंडल सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर? सौर मंडल किसके? सौर मंडल यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, देखो ग्रह आएंगे इसमें सौर मंडल में, क्षुद्र ग्रह आएंगे और क्षुद्र ग्रह आएंगे, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। संतोष, सूर्य के चारों ओर बताइए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन कौन लगाता है? अब उन्हें कंठस्थ कर लो। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, एक तो ग्रह क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेटियोर्स एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन कौन? विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड। 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इनके समूह को सौर मंडल कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। सूर्य के बारे में। यह अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर कैसे, किस उसमें घूम रहा है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। बोलो मैम जी, आपने पढ़ाया है। हाँ, यह अपने अक्ष पर कैसे पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य का 70.6% भाग क्या है? हाइड्रोजन। और 27.4% भाग किससे बना हुआ है? हीलियम से बना हुआ है। तो याद रखना, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? एग्जामिनर पूछेगा। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड।
सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बता दीजिए क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ये भी आपको याद रखना है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। और सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम। यहाँ पर आपके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये PYQ में भी पूछी जा चुकी है, ये ध्यान देंगे आप सभी। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की जो हमें दीप्तिमान सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रह ग्रह कितने हैं? ये सन है। अब सन के आगे ग्रह कितने हैं? इन्हें काउंट करो। तो आप बोलोगे सन है। सन के आगे कितने ग्रह आपको दिख रहे हैं? गिनो। 8 ग्रह कितने होते हैं? 8। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? ये देखो, सन। तो आप बोलोगे मैम सन के पास सबसे नजदीक बुध। बुध से आगे चलोगे तो शुक्र। शुक्र के आगे चलोगे तो पृथ्वी। पृथ्वी के आगे मंगल। मंगल के आगे बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब यहाँ देखेंगे ये जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये पीली पीली से मैंने रिंग से बनाए हुए हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह है ये किन दो कक्षाओं के बीच में है? बताओ किन दो? तो आप बोलोगे ये मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपको बढ़िया से पढ़ना है कि हाँ जी मैम, ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको याद रखने हैं। ये क्या है? ये ग्रह हैं। और ग्रह जो हैं 8 होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको कौन से ग्रह मिलेंगे? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको कौन मिलेंगे? क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। ग्रह क्या होते हैं? अब ग्रह देखो, ग्रह क्या होते हैं ये बताइए। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह खगोलीय पिंड, जो ग्रह होते हैं वो किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह खगोलीय पिंड जो किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ओके। अच्छा, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश ऊष्मा होती है? ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। क्या ग्रह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, ग्रह को ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। ये इनके पास कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती और ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। किससे? सूर्य से ही अपना ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये किससे प्रकाश ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं? तो आप बोलोगे सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा होती है तो आप बोलोगे तो ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं।
ग्रह कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में बताओ विराग। ग्रह 8 है। ग्रह कितने हैं? 8। ग्रह कितने हैं? 8। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह? जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह? अच्छा, आप इसे ये पूछा जाएगा, देखो जो अंदर की तरफ है जी, ये ध्यान रखना। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन से हैं? इंग्लिश में इनर प्लैनेट बोलते हैं। तो इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं जरा बताना। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये क्या है? इनर प्लैनेट। ये क्या है? इनर प्लैनेट है। ये क्या है? ध्यान देंगे, ये इनर प्लैनेट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये क्या है? इनर प्लैनेट। सुधीर शर्मा जी। जी, तो ग्रह कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? ग्रह को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और एक क्या है इधर की तरफ? जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। एक तो अंदर वाले ग्रह होते हैं, एक बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रहों का दूसरा नाम क्या है? पार्थिव ग्रह। तो आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल होता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। और जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह क्या होते हैं? तो आप बोलोगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जी। क्षुद्र ग्रह क्या है? अभी आगे डेफिनेशन आएंगी, अभी आगे डेफिनेशन आएंगी। अभी जितनी जितनी आ रही हैं उनको पढ़ते चलो। तो जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके। अब बुध, एक एक करके अब हम इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक करके। जैसे बुध ग्रह, तो बुध एग्जामिनर पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बताओ कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बताओ क्या है? तो बुध या मरकरी। बुध या मरकरी। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? नियरेस्ट प्लेनेट टू दी सन, बुध या मरकरी। अब तो इनके बारे में एक एक चीज हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। इनका तापांतर क्या होता है? इनका तापांतर सबसे अधिक होता है। इनका तापांतर क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब जो बुध का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। क्या बुध के पास अपना कोई उपग्रह है? तो आप बोलोगे बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बस बस। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वायुमंडल का अभाव। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। और बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो आप क्या बोलोगे? 88 दिनों में। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो आप क्या बोलोगे? 88 दिनों में। फिर क्या बोलोगे? 88 दिनों में पूरी करता है। 88 दिनों में पूरी करता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, कि ध्यान रखना। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब
शुक्र के बारे में आते हैं। दिव्या मेरी बहन जी बताइए। मैम नहीं नहीं दिव्या ऐसा नहीं है। हिमांशु, वंदना मैम, नो ग्रह होते हैं। नहीं नो ग्रह नहीं, यम को तो ये ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया गया है, इसलिए 8 ही बचे हैं जी। सूर्य के बहुत नजदीक है ना, इस वजह से। अच्छा, ये जो है अब शुक्र ग्रह, शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। सूर्य से सबसे दूसरा निकटतम ग्रह है, सूर्य से सबसे दूसरा निकटतम ग्रह है। मतलब ये ध्यान रखना कि सबसे पहले नंबर पे तो बुध है, शुक्र के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, फिर उससे दूसरे नंबर पे शुक्र है। और आकार, घनत्व एवं व्यास, 3 बातें याद रखो। 3 बातें क्या याद रखोगे? आकार, घनत्व एवं व्यास। 3 बातें क्या याद रखोगे? आकार, घनत्व एवं व्यास। आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के क्या है? आकार, घनत्व एवं व्यास में, आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग क्या होने के कारण? पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण, बराबर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। Venus and Earth almost the same size and the same mass and have a very similar composition. शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहते हैं, और इवनिंग स्टार कहते हैं, और इवनिंग स्टार कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? यही शुक्र बोलोगे, ये बोलोगे शुक्र। अच्छा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट कि सबसे चमकीला ग्रह। ये PYQ बन सकते हैं, और PYQ ऑलरेडी बन भी चुके हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। परिक्रमण काल, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे ये सन है, ये सन है, और सन के चारों ओर कोई चक्कर इस तरीके से लगा रहा हो। और घूर्णन काल का मतलब क्या होता है? लट्टू देखा है? लट्टू, अब लट्टू जब घुमाते हैं तो लट्टू ऐसे है और अपनी ही अक्ष पर घूमता रहता है, यहीं पे घूमता रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, कहीं आगे को थोड़ी जाता है। तो अगर अपने अक्ष पर कोई चीज घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, तो जैसे लट्टू घूमता, लट्टू घूमना देखता है, लट्टू घूमता हुआ देखा है, लट्टू घुमाते यूं और वो फिर एक ही जगह छू छू घूमता रहता है, उसे बोलते हैं घूर्णन काल। ऑफिशियल उपाध्याय, घूर्णन काल। और सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाना, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल बोलते हैं। घूर्णन काल का मतलब बस लट्टू ध्यान रख लेना, जिस तरीके से लट्टू घूमता है ना, उस तरीके से ही आपको याद रखना है। तो घूर्णन काल, तो परिक्रमण काल कितना होता है? 225 दिनों का, और घूर्णन काल कितना होता है? 243 दिनों का। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का मतलब वीनस हैज नो सैटेलाइट। बुध का भी कोई शुक्र, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में से घूमता है, यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, घूर्णन काल बताएं, वो इसलिए कि वो दूसरी कक्षाओं में एंटर कर जाता था ना, प्लूटो को इसलिए ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। अब पृथ्वी के विषय में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर? तो तीसरे स्थान पर है। सूर्य से जैसे सबसे नंबर पे तो बुध आ गया, बुध के आगे शुक्र,
फिर उसके बाद बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका बताओ। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन, तो आप बोलोगे मैम पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। और उपग्रह क्या है पृथ्वी का? सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा है। सैटेलाइट यानी कि क्या है? चंद्रमा है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उम, उम, उम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मैम यम कहाँ होगा तब बेचारा? अरे तुम अपनी चिंता करो, यम की छोड़ दो। तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, ये समझ में आया है यहाँ तक। और उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पर पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? तो परिक्रमा का मतलब पता चली ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का। और घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का, ऑलमोस्ट 1 डे का। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके से समझ रहे हो? भोर का तारा, सांझ का तारा, मतलब ये भोर का तारा। ध्रुवों के पास पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी होने के कारण इसके आकार को क्या कहते हैं? ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आभ कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह। हाँ, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह। ब्लू, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। मंगल। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है मंगल? सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? अनिल सिंह मेरे भाई जी, ये बताओ। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर? चौथे स्थान पर। ये परिक्रमा करता है 687 दिनों में। और इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? लाल ग्रह कौन सा है ये बताइए। बताओ, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है लाल ग्रह? आगे क्यों भी लिखा हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आपको क्या मिलेगी? क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल तो लाल ग्रह, ध्यान रखना, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल को? क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल के उपग्रह बताओ कौन से हैं? मंगल के उपग्रह, मंगल के उपग्रह बताइए कौन से हैं? मंगल के उपग्रह बताइए कौन से हैं? मंगल का उपग्रह बताओ कौन सा है? तो मंगल का उपग्रह फोबोस और डिमोस। मंगल का उपग्रह बताओ कौन सा है? फोबोस और डिमोस है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। पर यानी कि याद रखना कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है ना, और उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। और ये कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। और सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? ओलंपस मोन्स। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? ओलंपस मोन्स। नो नो नो।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पता चल गया ना, ओलंपस मोन्स है। और सब सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? निक्स ओलंपिया है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ध्यान देंगे, निक्स ओलंपिया है। ये याद रखना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स है। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चले। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, समझे ध्यान से, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मैंने क्या बोला? जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। मंगल, बस ये आज ग्रह कर लो। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सौर मंडल का सबसे, लेकिन शिवम राजपूत शुक्र ही होगा उसका आंसर, ये ध्यान रखना आप। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस है। क्या है? डीमोस, डीमोस, डीमोस। बस सौर मंडल ही कराऊंगी। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और ये परिक्रमा 12 सालों में, इसका घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट का। उपग्रह कैनीमीड, कैलिस्टो, लो, आयो, यूरोपा। बृहस्पति की खोज किसने की थी? गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने की थी। आप इस, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, अगर आपसे मेरी या पीडीएफ भी पढ़ेंगे, इनसे भी आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और गैनीमीड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठे स्थान पर। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि, इसका उपग्रह टाइटन, गैसों का गोला, ग्लोब ऑफ गैसेस शनि को बोलते हैं। परिक्रमण काल 200, परिक्रमण काल 29 सालों का। घूर्णन काल 10 आवर्स 40 मिनट। टाइटन सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। शनि पीला, क्यों कहते हैं पीला? क्योंकि इसके वायुमंडल में पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है, इसलिए। और अरुण 7th प्लेनेट, इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने। परिक्रमा 84 सालों में। अरुण को क्या कहते हैं? नीला हरा ग्रह, क्यों कहते हैं? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। लेटा ग्रह, क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण लेटा ग्रह भी अरुण को कहा जाता है। वरुण, बस वरुण तक करेंगे। वरुण आपका लास्ट प्लेनेट है, यानी 8 नंबर का। परिक्रमा 165 सालों में। सैटेलाइट टाइटन है। और खोज किसने की है? जॉन गाले ने। खोज जॉन गाले ने। बस आज यहीं पे, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है। बस अंटार्कटिका से पढ़ाया ना आज मैंने। ये है पीडीएफ 270, सेव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, हाँ आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बाद में अब मैं कल करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।